नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए दो बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो चलिए दोनों अपडेट के बारे में बारी बारी से हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति बुल्डाना से आ रही एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बुल्डाना ईपीएस पेंशनरों को लेकर आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। बीते 12 अप्रैल 2025 यानी कि शनिवार को एनआईसी मुख्यालय बुल्डाना में माननीय जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ईपीएस पेंशन धारकों के श्रृंखला अनशन आंदोलन के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब यह आंदोलन अपने 7वें वर्ष के 110वें दिन में प्रवेश कर गया है। दोस्तों जरा आप सोचिए, इस महंगाई के दौर में आज भी 78 लाख से ज्यादा पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन के तौर पर 1000 रुपये से कम की राशि मिल रही है। जब यह राशि तय की गई थी उस टाइम में महंगाई कुछ और था, स्थिति कुछ और थी, लेकिन अब उसके विपरीत बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है, महंगाई बदल चुकी है। अब 1000 रुपये में पेंशनरों का गुजारा करना नामुमकिन है, असंभव है। ईपीएस 95 पेंशनर लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर को लेकर जो केरल हाई कोर्ट से निकल कर आ रही है। केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस आधार पर उच्च पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता कि अंशदान संबंधित महीने में नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तम ने मिल्मा में सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि दरअसल सेवानिवृत्ति पर ईपीएफओ ने इन कर्मचारियों को वास्तविक वेतन पर पेंशन देने से इनकार कर दिया था। उनका तर्क था कि कुछ अवधि के दौरान मिल्मा के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड ने वैधानिक सीमा के आधार पर योगदान दिया था। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि टीसीएमपीओ ने ब्याज सहित शेष राशि की भरपाई के लिए ईपीएफओ को भारी मात्रा में भुगतान किया था। इस पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईपीएफओ ने जब वास्तविक वेतन के आधार पर अंशदान स्वीकार कर लिया तो याचिकाकर्ताओं को उच्च पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं और चौथे प्रतिवादी ने नियमों का पालन किया है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशदान स्वीकार किया है। इसलिए दूसरा प्रतिवादी यानी कि ईपीएफओ याचिकाकर्ताओं को उच्च पेंशन का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि याचिकाकर्ता वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन पाने के हकदार हैं। आपको बता दें कि शुरुआत में जब याचिकाकर्ता ईपीएफओ की पेंशन योजना में शामिल हुए थे तो टीसीएमपीयू ने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान किया था, लेकिन बाद में सरकार ने टीसीएमपीयू को अपना योगदान वैधिक सीमा तक सीमित करने का आदेश दिया, जिसके बाद यह प्रक्रिया बंद हो गई। इसी फैसले के खिलाफ कर्मचारी और एसोसिएशन ने हाई कोर्ट पर दरवाजा खटखटाया। इस मुकदमे के दौरान हाईकोर्ट ने वे वैधानिक सीमा से अधिक राशि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग अलग खाते में जमा करे और अगर मामले का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो उसे 9% ब्याज के साथ कर्मचारियों के भविष्य निधि में जमा करे। दोस्तों अंत में उच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि नियोक्ता वैधानिक सीमा से अधिक अंशदान करने का निर्णय ले सकता है। इसी निर्णय के आधार पर टीसीएमपीयू ने वास्तविक वेतन के आधार पर योजना में अंशदान करने का निर्णय लिया था। अलग अलग बैंक खातों में जमा की गई पूंजी राशि ब्याज और प्रशासनिक शुल्क के साथ ईपीएफओ को हस्तांतरित कर दिया गया था, लेकिन ईपीएफओ ने कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने से फिर भी इनकार किया, यह तर्क देते हुए कि बीच की अवधि में नियोक्ता ने केवल वैधानिक सीमा के आधार पर अंशदान किया था, लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। तो दोस्तों यह केरल उच्च न्यायालय से आई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्मीद जगाने वाली खबर है। न्यायालय ने ईपीएफओ के 3 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को उच्च पेंशन देने का निर्देश दिया है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। तो दोस्तों हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।